एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे सीआरपीसी के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड, जो कि है चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी, जो कि सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 25A तक दिया हुआ है। और हमने सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 19 तक का जो इसका पोर्शन है वो कवर कर लिया था ऑलरेडी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसका रिमेनिंग पोर्शन, जो कि है सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 25A तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 20, जो कि है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये 5 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहला सब सेक्शन, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी एज इट थिंक्स फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड शेल अपॉइंट वन ऑफ देम एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे या जितनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब हमने पढ़ा था जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट या जितने मेट्रोपॉलिटन एरिया होंगे, वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वहाँ पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी, और उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कलेक्टर। एंड द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बना देगी, और उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बना देगी। एंड सच मजिस्ट्रेट शेल हैव such powers of the district magistrate under this code or under any other law for the time being enforced as may be directed by state law। और उस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास उतनी ही पावर होगी जितनी पावर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है, जब तक वो अपनी उस पोजीशन को होल्ड करेगा तब तक। मतलब वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब तक अपनी उस पोजीशन को होल्ड करता है या जब तक उसे स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट जब तक उसे काम देती है, जब तक उसे उस पोस्ट पे रखती है, तब तक उसके पास उतनी ही पावर होगी जितनी एक जितनी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है। थर्ड पॉइंट, वेन एवर इन अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकमिंग वेकेंट एनी ऑफिसर सच प्रोसीडिंग टेम्परली टू बी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सच ऑफिसर शेल पेंडिंग the orders of state government exercise all the power and perform all the duties respectively conferred and imposed by the court of the district magistrate। मतलब अगर कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पोस्ट है वो वेकेंट होती है थोड़े टाइम के लिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पोजीशन है वो वेकेंट हो जाती है, कुछ टाइम आया जिस इतने टाइम में कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है किसी एरिया में, तब क्या होगा, तब जो भी दूसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस टाइम पे होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस टाइम पे होगा उस डिस्ट्रिक्ट में, वो बाय द गाइडेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पेंडिंग काम होंगे उन्हें ख़त्म करेगा विद द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब उस व्यक्ति के पास उन काम को ख़त्म करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सारे पावर्स होंगे, और वो उन्हें तब तक ख़त्म कर सकता है जब तक नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट ना हो। इसके बाद सब सेक्शन 4, द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ सब डिविजनल एंड में relieve him on the charges of occasion required, and the magistrate so placed in charge of sub divisional shall call sub divisional magistrate। अब जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो पूरे बड़े एरिया का काम तो देख नहीं पाएगा, तो ऐसे में जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो डिविजनल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी छोटे छोटे सब डिवीजन यानी छोटे छोटे एरियाज़ का काम संभालने के लिए। मतलब एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अब एक अकेला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम तो देख नहीं सकता, तो स्टेट गवर्नमेंट उसका काम आसान करने के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी, और वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से किसी मतलब उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को बनाया जाएगा, और ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के छोटे छोटे सब डिविजन्स का काम देखेंगे, जो काम उन्हें स्टेट गवर्नमेंट देगी, और इन मजिस्ट्रेट को कहा जाएगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसके बाद आता है सबसेक्शन 5, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फर्निंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड ऑन अ कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब ये सबसेक्शन कहता है कि इस सेक्शन की कोई भी बात स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करने से नहीं रोकेगी कि वो किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जो कि किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया का कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दे दे। मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के कमिश्नर ऑफ पुलिस को किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दे सकती है,
और ऐसा करने से उसे इस सेक्शन की कोई भी बात नहीं रोक सकती। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे तब किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के कमिश्नर ऑफ पुलिस को किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दे सकती है वहाँ का काम ख़त्म करने के लिए या किसी स्पेशल तरह के काम को निपटाने के लिए। इसके बाद आता है सेक्शन 21 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जैसे हमने स्पेशल मजिस्ट्रेट्स पढ़े थे, स्पेशल मजिस्ट्रेट का क्या काम होता था, वो स्पेशल तरह के केसेस को हैंडल करते थे या किसी स्पेशल एरिया के केस को हैंडल करते थे। सेम वैसे ही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक फिट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी नोन एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मतलब जब भी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है वो कहीं किसी एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना देगा, and that magistrate for the particular area or for the performance of particular function and confer on such special executive magistrate such of the power are conferable under this code on executive magistrate as it may deem fit। और उस व्यक्ति के पास किसी स्पेशल तरह के एरिया में काम करने के लिए या किसी स्पेशल तरह के काम को फंक्शन करने की पावर होगी। मतलब स्पेशल मजिस्ट्रेट या स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्या काम होता है, वो किसी स्पेशल तरह के केस को हैंडल करते हैं। सेम ऐसे ही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी स्पेशल तरह का फंक्शन करेगा और किसी स्पेसिफिक एरिया में ही या किसी स्पेशल एरिया में ही काम करेगा जिस एरिया में उसे काम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 22 लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। Subject to the control of state government, the district magistrate may from time to time define the local limits of area within which the executive magistrate may exercise all or any of his power with which they may invest under this code। इस सेक्शन का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होगा वो जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसके अंडर होंगे उन सब का काम और उन सब का एरिया, उनका ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करेगा कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसके अंडर काम कर रहे हैं वो किस एरिया में काम करेंगे। वो टाइम टू टाइम उनका एरिया चेंज कर सकता है, उनका वर्क चेंज कर सकता है। किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना सकता है, किसी को सब डिवीजन बना सकता है या उनकी एरिया भी चेंज कर सकता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो किस दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनके ज्यूरिसडिक्शन को बदल सकता है और उनका वर्क एरिया डिसाइड कर सकता है कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अब आने वाले टाइम के लिए या जितना टाइम के लिए उन्हें कहा गया उतने टाइम के लिए किस एरिया में काम करेंगे और किस एरिया में उनका ज्यूरिसडिक्शन होगा। इसका सबसेक्शन 2 कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द jurisdiction power of every such magistrate shall extend throughout the district। ऑब्वियसली जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा उसकी पावर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहेगी, उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए काम कर रहा है। तो जो भी उन्हें वर्क दिया जाएगा, जो भी उनका ज्यूरिसडिक्शन होगा वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तक ही लिमिटेड होगा, उसके बाहर नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं हम सेक्शन 23 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट and every executive magistrate other than subdivisional magistrate exercising power in subdivision shall also subordinate to subdivisional magistrate subject however to the general control of district magistrate। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, जितने भी किसी डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे एक्सेप्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अलावा जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। और जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे अदर देन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो भी किसी सब डिविजनल का काम कर रहे होंगे, मतलब कोई ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे जो कि सब डिवीजन का काम कर रहे होंगे एक्सेप्ट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अलावा उनके भी सबऑर्डिनेट जो होंगे वो किसके अंडर होंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के। और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट किसके अंडर आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब अगर हम एक ट्री बनाकर देखें तो सबसे ऊपर आएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों साथ में, उसके नीचे आएंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फिर अगर कोई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा तो वो उसके साथ आएगा और उसके नीचे आएंगे बाकी के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो सब डिवीजन में काम कर रहे होंगे। मतलब सबसे ऊपर आएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उसके बाद बाकी के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसके नीचे। इसका सबसेक्शन 2 कहता है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स एंड गिव स्पेशल ऑर्डर consistent with the code as to the distribution of business among the executive magistrate and
subordinate him to as the allocation of business of additional district magistrate. मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो टाइम टू टाइम ये डिसाइड करेगा कि किस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर होगी और वो मतलब वो क्या काम करेगा। मतलब उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जो काम आएगा वो अपने उस काम को फर्दर नीचे बाकी के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में डिवाइड कर देगा और उन्हें ये ऑर्डर भी दे सकता है कि आप इस काम के लिए मेरी जगह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो भी काम होगा वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही तय करेगा कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या काम करेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 24 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब लोक अभियोजक। फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट one or more additional public prosecutor for concluding in such court and prosecuting appeals or other proceeding on behalf of central government and state government as the case may be। मतलब जो भी हाई कोर्ट होगा या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी और उसी के साथ एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करेगी उस कोर्ट में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के केसेस होंगे या उनके बिहाफ पे जो भी प्रेजेंटेशंस होंगी उन्हें ख़त्म करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी। हाँ, इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होगा, जो भी प्रोसिक्यूशंस, जो भी अपील्स या जो भी प्रोसीडिंग्स लगी हैं किसी हाई कोर्ट में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे या मतलब किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो उनके बिहाफ पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे उन्हें कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा किसी भी प्रोसीडिंग या किसी भी अपील पे। सबसेक्शन सेकंड कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंक्लूडिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंट कर सकती है किसी स्पेशल तरह के केस को सॉर्ट आउट करने के लिए या फिर किसी स्पेशल क्लास के केस को सॉर्ट आउट करने के लिए किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में या किसी एक ही लोकल एरिया में। मतलब किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई अगर केस होगा या कोई हियरिंग होगी तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो एक हाई कोर्ट में एक एरिया में या एक डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल एरिया में एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंट कर सकती है। इसके बाद आता है अगला सबसेक्शन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ अ नेम ऑफ पर्सन हु आर इन द ओपिनियन फिट टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उस एरिया का, उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो उस एरिया के सेशन जज के साथ मिलकर एक पैनल प्रिपेयर करेगा जिसमें उन लोगों का नाम होगा जो कि एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एज अ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो सेशन जज के साथ मिलकर एक पैनल प्रिपेयर करता है जिसमें कुछ बहुत हाई प्रोफाइल लॉयर्स या अलग अलग तरह के लॉयर्स के नाम होते हैं और फिर उनमें से डिसाइड किया जाता है कि कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेगा और कौन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेगा। अगला सब सेक्शन कहता है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर्स इन द पैनल और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। मतलब जो भी व्यक्ति होगा उसे तब तक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जब तक उसका नाम उस पैनल या उस लिस्ट में ना आ जाए जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज ने प्रिपेयर करी है। मतलब केवल उन्हीं लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा जिनका नाम उस पैनल में या उस लिस्ट में होगी जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज ने प्रिपेयर किया है। उसके अलावा बाहर के किसी दूसरे व्यक्ति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट सबसेक्शन है नथिंग withstanding anything contained in subsection 5 where in a state there exists a regular cadre of prosecuting officer the state government shall appoint a public prosecutor or an additional public prosecutor only from among the person consulting such cadre। मतलब अगर किसी एरिया में
कोई प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का कैडर है, कोई रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट किसी दूसरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तब तक अपॉइंट नहीं करेगी जब तक वो उस कैडर से, यानी उस कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से कंसल्ट ना कर ले। मतलब बिना उस प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से कंसल्ट किए बिना वो वहाँ किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की बात करी गई है, इसका मतलब होता है एक ऐसा कैडर, यानी एक ऐसा कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जिसके अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इंक्लूड होते हैं और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इंक्लूड होते हैं, और इसके अंदर एडिशनल या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही प्रमोट करके एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाता है। यहाँ इस कैडर में ऐसा हो सकता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनको किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता हो, लेकिन उनका जो वर्क होता है, उनकी जो पोस्ट होती है, उनकी जो पावर्स होती हैं वो उतनी ही होती हैं जितनी किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास होती है। नेक्स्ट सबसेक्शन कहता है अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर द सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 ओनली इफ दे हैव बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तभी बन सकता है जब उसने 7 साल की प्रैक्टिस करी हो एज अ एडवोकेट। मतलब उस व्यक्ति के पास 7 साल की कोर्ट में प्रैक्टिस हो एज अ एडवोकेट, वो तभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए प्रबल दावेदार हो सकता है। अगला आता है सबसेक्शन 8, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केस a person who has been in practice of an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जो लिमिटेड टाइम है वो है 7 साल की प्रैक्टिस। मतलब इन दोनों को बनने के लिए कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए आपके पास एटलीस्ट 10 साल की प्रैक्टिस इन अ कोर्ट होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। अगर आपके पास 10 साल की प्रैक्टिस होगी किसी कोर्ट में एज एन एडवोकेट तो आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए जा सकते हैं। अभी हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि है सेक्शन 25। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है किसी एक कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में काम करने के लिए। मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में काम करने के लिए। और मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ही नहीं, कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो किसी दूसरे व्यक्ति को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का चार्ज दे के उसे उस केस पे लगा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन उसका काम कौन तय करेगा यहाँ पे कि अगर मान लो नहीं है कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है तो उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को काम कौन देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा किसी स्पेशल केस पे या किसी स्पेशल कोर्ट में। और वो जो व्यक्ति जिसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा रहा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना रहे हैं, वो उस रिस्पेक्टिव केस का जिसके लिए उसे बनाया जा रहा है उसका ना तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होना चाहिए, ना उसका उस केस में कोई रिलेशन होना चाहिए, और ना ही वो उस केस का कोई दूसरा बिलो लेवल का इंस्पेक्टर होना चाहिए। मतलब उस व्यक्ति का उस केस से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना ही कोई बिलो रैंक का ऑफिसर हो जो कि उस केस में काम कर रहा हो, ना ही उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, और ना ही उस केस में कोई दूसरा गवाह या कुछ वो हो। मतलब वो एक बहुत ही अलग व्यक्ति जिसका उस केस से कोई रिलेशन ही ना हो, ऐसे ही व्यक्ति को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 25A जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। मतलब प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टरेट यानी उनका एक तरह से एक ऑफिस प्रोसिक्यूशन का। द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश अ डायरेक्टरेट of prosecution consisting of a director of prosecution and as many deputy director of prosecuting as it think fit।
मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट करेगी, यानी एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाएगी जिसमें कि एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, कितना, एक, और एक से ज़्यादा यानी कि ढेर सारे डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। वो कितने डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कितने भी हो सकते हैं, जितने स्टेट गवर्नमेंट चाहे, लेकिन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन केवल एक ही होगा। सबसेक्शन 2 कहता है अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और अ डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ओनली इफ ही हैज़ बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years एंड सच अपॉइंटमेंट शैल मेड विद द कंसर्न ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब कोई भी व्यक्ति, स्टेट गवर्नमेंट जिस भी व्यक्ति को डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाएगा उसके पास कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट, और उसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो किसके कंसर्न से बनाई जाएगी, मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो डायरेक्ट किसी व्यक्ति को डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं बनाएगी, वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पहले कंसर्न करेगी। और जब चीफ जस्टिस इस बात के लिए राज़ी हो जाएंगे तब उस व्यक्ति को डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन या फिर डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बना दिया जाएगा। इसका सबसेक्शन 4 कहता है एवरी डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। सीधी बात है, जो भी डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का सबऑर्डिनेट होगा। सबसेक्शन 5 एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 24 टू कंडक्ट केस इन हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं किसी भी हाई कोर्ट में, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। अगला आता है सबसेक्शन 6 एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 3 और एज द केस में बी subsection 8 or of section 24 to conduct case in district court as every assistant public prosecutor appointed under subsection 1 of section 25 shall be subordinate to deputy director of prosecution। अब इस सबसेक्शन में भी सेम वही चीज़ कही गई है जो इसके पिछले सबसेक्शन में कही थी, यानी सबसेक्शन 5 में, लेकिन उसमें ये कहा था कि अंडर सबसेक्शन 1 एंड अंडर सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 24, और इसमें कहा है अंडर सबसेक्शन 3 एंड इन सम केसेस अंडर सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 24। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि डायरेक्टली जब स्टेट गवर्नमेंट किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करती है तब, यानी सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर डायरेक्टली किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो वो किसका सबऑर्डिनेट होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का। लेकिन जो कैडर बनाया गया था या फिर जो पैनल बना था उसके थ्रू अगर किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सिलेक्ट किया जाता है, मतलब जो कैडर था एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स का कैडर, उसके थ्रू अगर किसी को सिलेक्ट किया जाता है तो वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, वो सबऑर्डिनेट होंगे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, ना कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। मतलब वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के भी सबऑर्डिनेट होंगे, बट इन जनरल मतलब डायरेक्ट जो उनका सुपीरियर होगा वो होगा डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसका जो सबसेक्शन 7 है वो ही कहता है कि जो भी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे उनका जो एरिया होगा, उनका जो वर्क एरिया होगा वो वही होगा जो जिस एरिया के लिए उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को जिस एरिया के लिए अपॉइंट किया होगा वो केवल उसी एरिया में काम करेंगे और उसी एरिया में उनका जुरिसडिक्शन भी होगा, उसके अलावा कोई दूसरे बाहर के एरिया में वो काम नहीं कर सकते। अब इसका आखिरी सबसेक्शन 8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर कोई एडवोकेट जनरल है, मतलब स्टेट का जो एडवोकेट जनरल है, अगर वो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फंक्शन कर रहा है किसी केस के लिए तो इस सेक्शन की कोई भी बात उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। मतलब कोई भी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है अगर वो किसी टाइम के लिए या किसी केस में एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फंक्शन कर रहा है तो इस सेक्शन की यानी सेक्शन 25A की कोई भी बात उसके ऊपर लागू नहीं होगी, वो फ्री होगा बिल्कुल इस पूरे सेक्शन के जितने भी रूल्स हैं उनसे। तो आज के इस वीडियो में हमने अपना चैप्टर 2 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस
जो कि सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 25A तक दिया हुआ है वो हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ये वाला चैप्टर सेकंड हमारा ख़त्म हो चुका है। अब अगला जो चैप्टर्स हैं वो हम इसके आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो या हमारी बाकी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।